जरूर यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, अभी बीजेपी की सरकार आई है। कई साल तक, शायद 22 साल तक हमारी नवीन पटनायक साहब की सरकार रही, और नवीन पटनायक बहुत अच्छे आदमी थे। मतलब वो हमारे साथ एनडीए में पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री थे, और बिजू जनता दल के नेता बिजू पटनायक जी, इनका सोशलिस्ट मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो नवीन पटनायक जी ने भी 22 साल या कितने साल, दो 24 साल, मतलब वो 24 साल तक वो मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें काम भी अच्छा किया है, और बीजेपी और बिजू जनता दल एक साथ थे भी कुछ साल तक, लेकिन बाद में वो अलग अलग लड़कर अपने बलबूते पर नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री बने थे। मेरे साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। जब वो दिल्ली में मिनिस्टर थे तब मैं उनको कहने आने के बार मिलता था। वो एक अच्छे स्वभाव के आदमी थे, लेकिन उनका भी योगदान उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो अभी बीजेपी की सरकार आई है, वो भी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। बोले मैं नरेंद्र मोदी सरकार में 2016 से उनके मंत्रिमंडल में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एमओएस हूँ, और मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, जिस पार्टी की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी। और ये पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, एजुकेशन जस्टिस देने के लिए काम करती है। तो मैं लोकसभा में कांग्रेस अलायंस में 3 बार मैं लोकसभा में था, और अभी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में आने के बाद मैं अभी सेकंड टाइम राज्यसभा में हूँ। 2014 से 20 तक राज्यसभा में था, 20 से 26 तक अभी राज्यसभा में हूँ, और अभी अगले साल मैं अप्रैल में मैं तीसरी बार राज्यसभा में चुनकर आऊँगा। तो मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, एनडीए में है, और उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में खाली बातें होती थी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी को इजीली सत्ता मिलती थी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता थे, वो नेता सोचकर निर्णय नहीं लेते थे। लेकिन मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी सोचकर, थिंकिंग करके हर निर्णय लेते हैं, और इसीलिए देश की इकोनॉमी आज माननीय मनमोहन सिंह जी के वक्त पर, यूपीए के टाइम पर अपनी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन 10 साल के बाद हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई, और अभी 6 महीना पहले जापान 4 नंबर पर था, उनके जगह पर भारत का नाम आया है नंबर 4 पर। तो ये 4 में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है, नंबर 3 पर जर्मनी है, और 4 नंबर पर इंडिया का, भारत का नाम अभी मतलब इकोनॉमी में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल भर के अंदर हम 3 नंबर पर पहुँचेंगे। तो ये भारत की इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही है, और मेक इन इंडिया का नारा, मेड इन इंडिया का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्वदेशी को बहुत ही ज़्यादा कीमत देने का हमारी सरकार का प्रयत्न है। कोई भी चीज़ हम भारत के बाहर से नहीं लाएंगे, हर प्रोडक्ट हम यहाँ पर बनाएंगे, और उस प्रोडक्ट से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, इकोनॉमी भी और भी अच्छी डेवलप हो जाएगी। और 10 सालों में हमने एक बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है कि
25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। हम चाहते हैं कि भाई एक आदमी गरीब ना रहे, और इसीलिए जो लाडली बहना है उनको भी करोड़पति बनाना है। जो दलित है, आदिवासी है, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को MSME है, खादी ग्रामोद्योग है, मेरे मंत्रालय का वेंचर कैपिटल फंड ये स्कीम है, ऐसे अनेक दूसरा मुद्रा योजना है। और आपको मैं आंकड़े दे दूँ कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी, तो पहले बैंक में अकाउंट उन लोगों को ही थे जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या एम्प्लॉयज़ है या ऑफिसर्स हैं, ऐसे लोगों को ही बैंक में अकाउंट थे। आम आदमी को बैंक का दरवाज़ा भी मालूम नहीं था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना शुरू की, और हर आदमी को बताया गया कि भाई आपने आपका अकाउंट बैंक में खोलना है। और 2014 से 25 तक मेरे पास आंकड़े हैं कि 56 करोड़ 85 लाख 24,000 56 करोड़ 85 लाख 24,000 इतने लोगों के बैंक में अकाउंट खुले हैं। देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन आधे लोगों ने अपने अकाउंट जो है ये अपने बैंक में खुलवाए हैं। और उड़ीसा का आंकड़ा देखें, उड़ीसा में 2 करोड़ 34 लाख 77,000 2 करोड़ 34 लाख 77,000 इतने अकाउंट उड़ीसा में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बनाई गई थी। बैंक वाले लोन नहीं देते थे, आम आदमी के लोगों को छोटा मोटा लोन धंधे के लिए मांगते थे, उनको लोन नहीं देते थे। लेकिन विदाउट गारंटी एक स्कीम बनाई गई और बैंक को आदेश दिया गया कि भाई हर आदमी को, जो भी हमारी माँ बहनें हैं या नौजवान हैं, उनको मुद्रा योजना का लोन देना है। और 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देने की स्कीम थी। लेकिन अभी स्कीम का दायरा बढ़ाकर 50 लाख से 20 लाख तक उसका दायरा किया है। और अभी तक मतलब मुद्रा योजना शुरू हुई थी 2015 में, और अभी तक 55 करोड़ 32 लाख 92,000 इतने लोगों को देश भर में मुद्रा योजना का लोन मिला है, और उन्होंने अपना अपना धंधा शुरू किया है। और उड़ीसा में देखा जाए तो 3 करोड़ 50 लाख 39,000 3 करोड़ 50 लाख 39,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर की है, जिनके घर में गैस नहीं है, जो माँ बहनें चूल्हे पर अपना खाना बनाती थी, चूल्हे के धुएं से उनके आंखें लाल बूंद हो जाती थी, तो मोदी जी ने गरीब लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया। विकास मैरिज से समाज नज़दीक आता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का भाई कहना था कि खाली रोटी और बेटी व्यवहार से कास्टिज्म खत्म नहीं हुआ, उसके लिए बेटी व्यवहार की आवश्यकता है। और इसी तरह समाज एक साथ आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, और बहुत सारे लोग जाति व्यवस्था को भूलकर मतलब संविधान को मानकर एक दूसरे के साथ मित्रत्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में आज भी पूरी मेंटेलिटी, कास्टिस्ट मेंटेलिटी है, और इसीलिए ये अत्याचार होते हैं। इस अत्याचार को खत्म करने के लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह मैंने जानकारी ली कि सीनियर सिटीज़न की संख्या 16 लाख है यहाँ सीनियर सिटीज़न की, और उनको 1060 to 79 1000 पेंशन दी जाती है। और 80 के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए 3,500 3,500 उनको पेंशन दी जाती है। तो इसी तरह दिव्यांग जनों को भी मतलब यहाँ 1,000 पेंशन दी जाती है। तो इसी तरह मतलब यहाँ दिव्यांग जनों की संख्या 5 लाख है, ऐसा मुझे बताया है पूरे स्टेट भर में। तो दिव्यांग जनों के लिए अभी जो
सेंसस होगा तो नया जो अभी 2021 का सेंसस है, तो नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जाति के आधार पर सेंसस करने का निर्णय लिया है। हर जाति के आधार पर सेंसस होगा और 21 के मुताबिक ये सेंसस होगा। और मैंने सेंसस कमीशन से जानकारी ली है कि कब ये चालू होगा, तो अगले साल में 27 में मतलब सेंसस चालू होगा और उसमें हर जाति का परसेंटेज कितना है, जो ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय में जातियाँ है वो हर जाति का कितना है, वैश्य में जो जातियाँ उनमें कितना है, दलित में जातियाँ उसमें कितना परसेंटेज है, ट्राइबल में कितनी जातियाँ उनका कितना परसेंटेज है, तो हर जाति का परसेंटेज अभी मालूम होगा। और जाति के आधार पर की जनगणना से ये फायदा होगा। ये राहुल गांधी तो बोलते हैं कि भाई जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए, ओबीसी होनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तब उनके ध्यान में नहीं आया था कि भाई सेंसस जाति के आधार पर करना चाहिए। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सेंसस होना चाहिए इसी तरह की मांग पहले करते थे, लेकिन सरकार ने, मोदी सरकार ने ओबीसी की सेंसस की ज़्यादा मांग होती रही थी। लेकिन मैंने बहुत बार मांग किया था कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उससे जातिवाद बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन टेक्निकली डिफ़िकल्टी थी कि संविधान ने 17 आर्टिकल के मुताबिक कास्टिज्म को खत्म किया है, फिर जाति के आधार पर जनगणना करेगी, एक ऐसा एक प्रॉब्लम था। लेकिन सरकार ने उस पर मतलब निर्णय ले लिया है, तो एक निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है और आज अपना देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और रोड अच्छे बन रहे हैं। और यहाँ मतलब पूरे देश भर में अभी जो बिहार में इलेक्शन है तो बिहार का काया पलट हो चुका है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 सालों में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत बड़ा पैकेज भी दे दिया है और बिहार की जनता अभी बाहर नहीं जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों को रोजगार वहाँ मिल रहा है और इसीलिए हर राज्य के तरफ हमारा ध्यान है। ज़रूर यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, अभी बीजेपी की सरकार आई है। कई साल तक, शायद 22 साल तक हमारी नवीन पटनायक साहब की सरकार रही और नवीन पटनायक बहुत अच्छे आदमी थे, मतलब वो हमारे साथ इंडिया में पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री थे। और बिजू जनता दल के नेता बिजू पटनायक जी, इनका सोशलिस्ट मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो नवीन पटनायक जी ने भी 22 साल या कितने साल, 24 साल मतलब वो 24 साल तक वो मतलब उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें काम भी अच्छा किया है और बीजेपी और बिजू जनता दल एक साथ थे भी कुछ साल तक, लेकिन बाद में वो अलग अलग लड़कर अपने बलबूते पर नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री बने थे। मेरे साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। जब वो दिल्ली में मिनिस्टर थे तब मैं उनको कहने आने के बार मिलता था। वो एक अच्छे स्वभाव के आदमी थे, लेकिन उनका भी योगदान उड़ीसा के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो अभी बीजेपी की सरकार आई है, वो भी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। और मुझे लगता है कि एक विषय में बताता हूँ कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि भाई वोट चोरी हो रहा है। तो राहुल गांधी जी को मेरा सवाल है कि तुम्हारे 60 साल 70 साल में वोट चोरी नहीं होता था क्या? मतलब 60 सालों में आपने जो आंकड़े अभी निकाले वो तब क्यों नहीं निकाले? मतलब वोट चोरी नहीं होना चाहिए। उनके मत से मैं सहमत हूँ कि भाई वोट चोरी नहीं होना चाहिए, बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए। जरूर इलेक्शन कमीशन ने उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर चलता है, ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन जब लोकसभा में उनकी सीटें ज़्यादा आई तब हमने ऐसा आरोप नहीं लगाया कि भाई उन्होंने वोट चोरी किया था, उन्होंने बोगस वोटिंग किया था। हमने तो यही बोला कि भाई उन्होंने संविधान का प्रचार किया, संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसीलिए हमारा भारी नुकसान हुआ। हम 400 सीटों तक हम पहुंचने वाले थे,
लेकिन हमें काफ़ी कम सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और चौथी बार भी 29 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ज़्यादा इसलिए हुआ है कि वहाँ एनडीए की सरकार आने वाली है और हमारी ज़्यादा सीटें जो है ये 2020 से ज़्यादा सीटें हमारी चुनकर आएगी। वहाँ लाडली बहनों के लिए, महिलाओं के लिए 10,000 रुपये नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किए थे और नरेंद्र मोदी जी ने भी नया पैकेज दिया था, मैंने पहले भी बोला था आपको। इसीलिए ज़्यादा वोटिंग हुआ है और उसका फ़ायदा हमको होगा और वहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर अमित शाह बोल रहे कि 160 से ज़्यादा सीट लेके हम लोग सरकार बनाएंगे। अमित शाह बोल रहे थे एक बयान में कि हम लोग 160 से ज़्यादा सीट लेके सरकार बनाएंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं? 160 हाँ ठीक है ना। जो अमित शाह जी ने बताया है कि भाई वहाँ 243 सीटें हैं, उसमें जो 160 सीटें हमारी आएगी, बाकी की सीटें तुम ले लो, ऐसा हमने लालू प्रसाद जी को बोला है। 160 सीट हमारी होगी, बाकी की सारी तुम्हारी होगी और कांग्रेस की वहाँ कुछ भी नहीं होगी। सर आदर्शन लगा रहा है, इरेगुलेटरीज हुआ है इलेक्शन बिहार में, इसलिए ज़्यादा वोटिंग हुआ है। नहीं ज़्यादा वोटिंग हुआ है तो भी परसेंटेज तो बढ़ा है ना। वोटिंग तो सबको करने का अधिकार है और 60% तो बिहार में हुआ, लेकिन आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में 60% वोटिंग हुआ था। अभी जो विधानसभा में जब इलेक्शन हुआ था तो जम्मू कश्मीर में भी 60% वोटिंग हुआ था। सर आपकी मंत्रालय के तरफ से दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर किन्नरों के लिए क्या क्या सुविधा किया जाता है, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में? क्या बोल दिव्यांगसाठी आणि ट्रान्सजेंडरसाठी आपल्या मंत्रालयामध्ये काय स्कीम? नहीं, जो दिव्यांगजन और हमने बताया भाई दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सुगम्य भारत योजना हमने शुरू की है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको डिसेबल कहना ठीक नहीं है। इनके पास एबिलिटी होती है, उनके पास ठीक बात वो शरीर से दिव्यांग हो सकता है, लेकिन बुद्धि से दिव्यांग नहीं होता है। इसीलिए जिनका अंग दिव्य है, ऐसा दिव्यांग ऐसा नाम मोदी जी ने दिया है। और बहुत सारे लोगों को हमने साहित्य बांटा है, कम से कम 16 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने दिव्यांगजनों को साहित्य बांटा है। सुगम्य भारत योजना के माध्यम से उनको फ़ायदा पहुंचता है। उनको 4% पहले आरक्षण, 3% आरक्षण था, नौकरियों में 4% हमने किया है। तो दिव्यांगजन की तरफ हमारा बहुत बड़ा ध्यान है और सीनियर सिटीज़न के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं ऐसे लोगों को नौकरी देने के संबंध में हमने स्कीम बनाई है। उनको भी रिटायर होने के बाद भी मतलब उनको नौकरी मिलनी चाहिए जो करना चाहता है। तो ऐसे अनेक निर्णय हमारी सरकार ले रही है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का हमारा प्रयत्न है। सर वोट चोरी के बारे में, वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी का बार बार आरोप को प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों रहे? नहीं, मोदी जी उनका 37 साल में ईवीएम नहीं था, अभी ईवीएम में चोरी हो रहा है। नहीं, मोदी जी चुप नहीं है। मतलब ईवीएम में एकाधी ईवीएम में जो कोई टेक्नीशियन है वो ऐसा दिखा दिए कि भाई यहाँ कुछ भी पंजा का बटन दबाएंगे तो कमल के ऊपर जाता है, इसी तरह का कुछ एकाधी मशीन का बताते हैं। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, मशीन नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाई है। ये मशीन आई है कांग्रेस के कार्यकाल में मशीन आई है। और बैलेट पेपर पर आप लेना चाहते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को बोलो, निर्णय ले लो। मतलब हमारा कुछ बैलेट पेपर से अगर हम चुनाव लेंगे तो और भी सीटें हमारी ज़्यादा चुनकर आएगी। लेकिन हमारा कुछ ये नहीं है कि भाई एकाधी मशीन जब तुमको ज़्यादा सीटें मिलती है तब मशीन ठीक होती है, जब हमको सीटें मिलती है तब मशीन खराब होता है। तो तुम्हारे जब सीटें ज़्यादा आती है तो चोरी होती नहीं है, जब हमारी सीट ज़्यादा आती है तो चोरी हो गया बोलते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर सभी लोगों ने बैठकर निर्णय लेना चाहिए। पहले यहाँ बैलेट पेपर पर ही चुनाव होता था, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता था काउंटिंग के लिए। इसीलिए कुछ देशों में मतलब मशीन थी और ये मशीन कांग्रेस ने लाई है। तो वोट चोरी के बारे में चोरी नहीं होना चाहिए,
इस पर इलेक्शन कमीशन जरूर ध्यान देगा और जो पारदर्शिता जो है इलेक्शन में होनी चाहिए, वह हर आदमी को वोटिंग करने का अधिकार है और उसको बजाने का अधिकार है, वो तो उसको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बोगस वोटिंग नहीं होना चाहिए, एक एड्रेस पर ज़्यादा वो लोगों का नाम नहीं होना चाहिए। ऐसे नाम अगर है तो उसको निकालना चाहिए और एक आदमी ने एक जगह पर ही वोटिंग करना चाहिए। और वो 2 जगह पर करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन उस पर ध्यान देगा और इसकी लिस्ट ठीक ठाक बन जाएगी, ऐसा भी पूरा विश्वास है। सर मेरा एक प्रश्न सर,